आज से 200 साल पहले घर कैसे बनता था और आज कैसे बनता है। मेरे बीच में है अभिषेक टोडी, फाउंडर ऑफ आर्मेक्स। बर्निंग जो आपका प्रॉब्लम है, तो उस समय पे ये बर्निंग प्रॉब्लम थी क्या एक्चुअली? मार्केट में रेडीमिक्स कंक्रीट का ट्रस्ट इतना नहीं था। लोग आरएमसी में इतना ट्रस्ट नहीं रखते थे। सूरत में दो तरह की कंपनियां हैं, मल्टीनेशनल कंपनियां, नेशनल लेवल की कंपनीज हैं। काम तो आखिर लेबर से लेते हैं, जैसे सुपरवाइजर होते हैं, उनका ये जो भेजा है वो हमेशा गर्मी में रहता तो भारत में किसी जवान की शहीद होने की जब खबर आती है है। तो अपने सब घर में जो बैठे अपना मन बहुत भारी हो जाता है। अब आप अपने सपनों के लिए जहाँ पहुंचना चाहते हैं, उसके लिए क्या ऐसी 3 आदतें आप अपने अंदर लाना चाहते हैं? नहीं, नेक्स्ट 20 साल इंडिया के होंगे। आज से 200 साल पहले घर कैसे बनता होगा और आज कैसे बनता है? अगर आप सोचो, तो हर जनरेशन में टेक्नोलॉजी आती है और वो एक रिवॉल्यूशन लेके आता है। इसी टेक्नोलॉजी और चेंजेस के बीच में हमेशा एक अपॉर्चुनिटी होती है, और इस अपॉर्चुनिटी को जो ग्रैब करता है, उसे एंटरप्रेन्योर कहते हैं। आज की कहानी ऐसे ही एक एंटरप्रेन्योर की है, जिसने बहुत कम समय में 100 करोड़ के ऊपर की कंपनी बनाई है और सूरत जैसे शहर के अंदर में एक रेवोल्यूशन लाया है, और साथ ही साथ कॉर्पोरेट को टक्कर भी दी है। मेरे बीच में है Abhishek Todi, founder of Armex from the ready-made concrete world. Welcome to Shape of Wisdom. थैंक यू सो मच। Are you all comfortable? एब्सोल्युटली। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप प्रेसिडेंट बन गए हैं। आप आरसीएमए साउथ गुजरात के पूरे एसोसिएशन के। जी, थैंक यू। बहुत ही अच्छी ये पोस्ट है और बहुत ही रेस्पॉन्सिबिलिटी वाली है। सो ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर। आप इसके माध्यम से आई थिंक कंक्रीट वर्ल्ड के अंदर में एक बहुत बड़ा चेंज लाने की कोशिश में है, तो वो उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। जी। मैं पहले से शुरू करता हूँ। आप, मेरी जो रिसर्च है वो कहती है कि आप तो आईटी सॉफ्टवेयर के बंदे हैं। हम्म, अब एक सॉफ्टवेयर का बंदा और एक कंक्रीट वर्ल्ड के अंदर में, सीमेंट मिट्टी के अंदर में क्या कर रहा है? ये बड़ी अजीब कहानी है। और विश्वास करिए कि आप शायद 100वें आदमी ऐसा होंगे जिन्होंने ये प्रश्न मुझसे पूछा है। यू आर नॉट द फर्स्ट वन। लेकिन यस, मैंने मास्टर्स किया है कंप्यूटर एप्लीकेशंस में गुजरात यूनिवर्सिटी से। और शुरू से ही जब से मैंने मेरी पढ़ाई शुरू की स्कूलिंग से, तो शुरू से ही एक जो पेरेंट्स थे उन्होंने सिखाया है कि आप जो भी करो ऐसा करो कि आपके जैसा कोई नहीं कर पाए। तो पढ़ाई में भी हमेशा अपना अव्वल रहे, टॉप रहे। मास्टर्स में जब मास्टर्स पास किया तो यूनिवर्सिटी में आई वाज इन द फर्स्ट टॉप 5 स्टूडेंट्स। वाह, सुपर। तो मुझे वहाँ से टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने रिक्रूट किया। क्या बात है, ड्रीम जॉब। यस। तो टीसीएस में वहाँ पे मुझे जाने का मौका मिला। अच्छा, मन में एक बिजनेस करने की भावना शुरू से थी, क्योंकि मारवाड़ीज, गुजरातीज, सिंधीज ये बॉन्ड बिजनेसमैन होते हैं। गुजरात के पानी में भी मतलब बिजनेस है जी तो फिर बिल्कुल बिल्कुल। तो वो भावना थी, लेकिन एक था कि बिजनेस शुरू करें या कुछ करें उसके पहले चीज़ों को समझा जाए। तो एक कॉरपोरेट लाइफ में मुझे कुछ एक्सपीरियंस लेना था ओके। ऐसी कंपनी के साथ, क्योंकि आप जानते हैं कि टाटा इज इज़ अ सिंबल ऑफ ट्रस्ट। टाटा एक एथिक्स का सिंबल है। 100%। तो मैंने टीसीएस में मैंने काम चालू किया। अ, मुझे भारत और भारत के बाहर बहुत सारे शहरों में अलग अलग जगह पे मुझे काम करने का मौका मिला। बहुत कुछ सीखा है मैंने टीसीएस से। और लेकिन जब 10-12 साल मैंने निकाल लिए और मुझे लगा कि हाँ, अब मैं तैयार हूँ, क्योंकि अब टाइम है एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का, ओके। वेल्थ क्रिएट करने का अपने देश के लिए। तो फिर कुछ करना था। कुछ स्टडी किया, कुछ परिवार के साथ सलाह मशवरा किया, और वी आर हियर। तो आप जब इतना सारा 12 साल आपने आईटी फील्ड में निकाला है, तो किसी स्टार्टअप की तरफ, किसी टेक बिजनेस की तरफ, टेक्नोलॉजी रिलेटेड के तरफ में जाते हैं? आजकल स्टार्टअप का तो बहुत बड़ा चर्चा में चल रहा है, तो उस तरफ में आपने क्यों नहीं अपना झुकाव दिखाया? देखिए, टीसीएस में भी मोस्टली मैंने जो 12 साल निकाले वो मैंने टीसीएस के मैनेजमेंट में निकाले। ओके। मैं कभी प्रोग्रामिंग में या टेक्निकल स्टफ में था ही नहीं। मेरे साथ बहुत सारे कलीग्स थे जो टेकीज थे, लेकिन मुझे टीसीएस ने हमेशा मैनेजमेंट में रखा, क्योंकि मैनेजमेंट इज़ ऑल अबाउट गेटिंग थिंग्स डन। तो वो एक खून में था कि चीज़ों को कैसे प्लान करना है, कैसे एग्जीक्यूट करना है, अपने कमिटमेंट को कैसे निभाना है।
तो क्योंकि मेरा टेक टेक की साइड बहुत इंटरेस्ट कम था, तो मुझे लगा कि हाँ, मैं ऐसा आदमी हूँ जो कुछ भी करवा सकता हूँ या कर सकता हूँ, टू गेट थिंग्स डन, वो जुगाड़ू जो बोलते हैं ना। तो एंड डेफिनेटली रेडी मिक्स कंक्रीट एक बहुत सेंसिटिव सब्जेक्ट था। अच्छा, परिवार सूरत में था तो सूरत में आके कुछ करना था। तो पहले तो ये स्टडी किया कि किसी भी बिजनेस मुझे करना है, तो उस बिजनेस जो आज हो रहा है उसमें पेन पॉइंट्स क्या है, मुझे किन प्रॉब्लम्स को सोल्व करना है। ओके। क्योंकि मुझे कोई भी काम कोई छोटे इरादे के लिए नहीं करना था। हमने हाँ, हम इसके अंदर आए, हम कूद पड़े। हमने समझा कि जो कंज्यूमर्स हैं, बिल्डर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स, उनका दर्द क्या है और उनको हम कैसे हेल्प कर सकते हैं। तो वो सब सोच के फिर हमने इसमें हम कूद गए और नाउ वी आर हियर। मैं आप जब इस कंक्रीट वर्ल्ड में आए ना अभिषेक भैया, तो मेरे को पहले उससे पहले की कहानी थोड़ा ज्यादा समझना है। आपने 12 साल निकाला जी। टॉप वन ऑफ द गुड सीईओज के साथ, वन ऑफ द गुड मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स के साथ में, सॉफ्टवेयर टेक्स के साथ में आपने समय निकाला। आपको इतनी सारी इंडस्ट्रीज के बारे में पता चला होगा, आपको इतनी सारे लोगों के बारे में पता चला होगा। वहां किसी और इंडस्ट्री, किसी और वाइट कॉलर जगह पे मतलब आपको नहीं मन हुआ और ये सीमेंट मिट्टी के अंदर में घुसना आया? तो मुझे अभी भी थोड़ा सा ये साइकोलॉजी समझनी है, इसे डीप समझना है। उधर आपने क्या मिस किया है जो आपको यहाँ लेके आया है? सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे सूरत में आके करने का मोटिवेशन था क्योंकि मेरा परिवार यहाँ पे रहता है। ओके। और बीइंग वेरी क्लोज टू फैमिली, राइट, उसके अलग एडवांटेजेस हैं। तो आज मैं मेरे फैमिली के साथ रह रहा हूँ, मेरे पापा मम्मी के साथ, भाई के साथ रह रहा हूँ, तो इट्स बिग प्लस। और अपने ही शहर में कुछ करना। और रेडी मिक्स में मार्केट बहुत अनऑर्गेनाइज्ड था आज के 7 साल पहले जब मैंने शुरू किया था। तो हमने देखा कि इस मार्केट को डेवलप किया जा सकता है, कुछ ऐसा कर सकते हैं जो अभी तक नहीं हो रहा है सूरत में। तो क्या टेक्नोलॉजी रिलेटेड कुछ भी सूरत में अवेलेबल नहीं था? था, लेकिन लोगों के काम करने का तरीका शायद इतना डिसिप्लिन्ड नहीं था। लोगों के पास एक फ्रेमवर्क नहीं था। जो पेन पॉइंट्स थे रेडीमिक्स कंक्रीट में, क्योंकि मुझे याद है कि 7 साल पहले जब हमने स्टार्ट किया रेडीमिक्स कंक्रीट में काम करना, तो कई बार तो लोगों को कन्विंस करना पड़ता था कि आपको आरएमसी, रेडीमिक्स कंक्रीट, यूज़ करना चाहिए। लोग डरते थे, अरे यार क्या आएगा, क्या बन के आएगा, कब आएगा। क्योंकि एक पिज़्ज़ा डिलीवरी वाला एक जॉब है, क्योंकि हम जो रेडीमिक्स बनाते हैं उसका 3 घंटे का 4 घंटे का रिटेंशन रहता है। तो माल को बनाना, रेडीमिक्स को बनाना, उसको बना के क्वालिटी चेक करके कस्टमर तक पहुंचाना और वहाँ पे उसको यूज़ कर लेना विदिन 4 आवर्स, तो ये पूरी एक लाइफ साइकिल है। और मुझे लगा कि हाँ, ये एक चैलेंजिंग और एक इंटरेस्टिंग काम है जिसमें अगर प्रॉपर डिसिप्लिन अगर इंजेक्ट किया जाए तो इस काम को अपन बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और डेफिनेटली सूरत सूरत एक बहुत अच्छी जगह है। लोग बोलते हैं कि सूरत में जो मेहनत करता है, सूरत की धरती ने कभी उसको निराश नहीं किया है। बिल्कुल। सूरत में ऐसे देखा जाए तो बहुत अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होती है, लेकिन मेहनत करने वाले की जी जरूरत बिल्कुल। होती है। तो ये अपॉर्चुनिटी क्योंकि आप सूरत में थे इसीलिए आपको मिली, या आप आईटी फील्ड्स को, मैं वापस उसको बार बार लेके जा रहा हूँ आपको अभिषेक भैया, इसलिए कि मैं जहां तक देखता हूँ वहां इतनी सारी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल होगी, उसी में से किसी को सूरत ले आ सकते थे। वहां पे इतने सारे टेक वाले, हाईली क्वालिफाइड, हाईली इंटेलिजेंट दुनिया की लोग है, वर्ल्ड लेवल का है, एक्सपोर्ट्स है, इंपोर्ट्स हैं, कुछ और सूरत लेके आ सकते थे क्योंकि आपको सूरत ही आना था। तो वो क्यों नहीं लाए? मुझे पहले उसको जानना है, वाई, मतलब क्या नहीं करना, क्यों नहीं करना? अगर वो पता चल जाए तो क्या करना वो पता चल जाएगा। बिल्कुल, मैं समझ सक रहा हूँ कि आपके मन में ये प्रश्न क्यों हैं। हाँ। देखिए, जैसे मैंने कहा कि टेक्नोलॉजी में मेरा इंटरेस्ट उतना नहीं था जितना मेरा मैनेजमेंट साइड था। ठीक हाँ। है। नाउ कोई भी बिजनेस हो, भले वो आईटी का हो या फिर कोई मैन्युफैक्चरिंग का हो या सर्विस बिजनेस हो, ठीक है, या टेक्सटाइल डायमंड हो, बिजनेस बिजनेस होता है। बिजनेस के कुछ पहलू होते हैं जो हर एक एंटरप्रेन्योर को पता होने चाहिए। अगर आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हो, तो एक बिजनेस को कैसे अच्छे से रन करना, उसकी सूझबूझ, वही एक मैनेजमेंट है। तो मेरे लिए आईटी बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग नहीं था, क्योंकि मैं बहुत टेकी टाइप आदमी था नहीं वैसे भी। मेरा छोटा भाई सूरत में रियल इस्टेट में अभी ही इज़ वर्किंग। उनके अच्छे रिलेशंस हैं डेवलपर से। तो उनके साथ कंसल्ट करके हम लोगों ने जॉइंटली सोचा कि क्यों ना रियल इस्टेट सेक्टर को, जो परेशानी है अभी, उसी को सॉल्व किया जाए। बिल्कुल मैं आईटी का बिजनेस कर सकता था, लेकिन क्योंकि कंप्यूटर्स में, प्रोग्रामिंग में उतना मेरा इंटरेस्ट नहीं था, मेरा इंटरेस्ट मैनेजमेंट साइड था।
तो मैंने से मैनेजमेंट, सो मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट कि आप कोई चैलेंजिंग प्रॉब्लम है, कोई बर्निंग प्रॉब्लम है, उसका एफिशिएंट सॉल्यूशन कैसे आप प्रोवाइड करो। तो फिर हमने सोचा कि चलो अब इसमें हम कुछ ऐसा करते हैं कि सूरत को कुछ अलग देते हैं। तो ये बर्निंग जो आपका प्रॉब्लम है, तो उस समय पे ये बर्निंग प्रॉब्लम थी क्या एक्चुअली? देखिए रेडी मिक्स कंक्रीट जैसे मैंने बताया, क्योंकि इट्स अ पिज़्ज़ा काइंड ऑफ ए जॉब कि आपको ऑर्डर तुरंत मिलता है कि मुझे अभी कंक्रीट चाहिए, और जैसे ही ऑर्डर आता है आपको तुरंत गाड़ी लोड करके साइट पे पहुंचानी पड़ती है। तो काफ़ी लोग कर रहे थे इस बिज़नेस को पहले, लेकिन साइट से ऑर्डर, कंस्ट्रक्शन साइट से ऑर्डर आया, गाड़ी टाइम पे नहीं पहुंच रही है, गाड़ी कहाँ है वो पता नहीं है, क्वालिटी का कोई ठिकाना नहीं है, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। तो बहुत सारे इशू के चलते मार्केट में रेडीमिक्स कंक्रीट का ट्रस्ट इतना नहीं था, लोग आरएमसी में इतना ट्रस्ट नहीं रखते थे। लोग बोलते थे कि चलो आरएमसी का पेन क्यों लेना है, हम ऑन साइट बनाते हैं माल, हम साइट पे मिक्सिंग करते हैं। लेकिन साइट पे मिक्सिंग क्या है कि वो मैनुअल प्रॉब्लम था, उससे क्या है कि लेबर का बहुत इशू था कि साइट पे लेबर चाहिए। अच्छा, अगर कोई चीज़ मशीन से बन रही है ऑटोमेटेड फैशन में, और वही चीज़ आदमी बना रहा है, तो क्वालिटी में भी बहुत फ़र्क आता है। तो वो डेफिनेटली वो सब चैलेंजेस थे जो हमने पहले रिव्यू किए, और फिर हम उन एक एक चैलेंज को हमने पकड़। सो क्या ये कॉस्ट इफेक्टिव है? एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। कैसे? क्योंकि क्या होता है कि जब आप साइड पे कुछ मिक्स करते हो, तो उसमें आपको लेबर अप्लाई करनी पड़ती है, वो लेबर को एजुकेट भी करना पड़ता है। हर रेसिपी, हर जो हम कंक्रीट बनाते हैं उस ग्रेड का एक मिक्स डिज़ाइन होता है, रेसिपी होती है। अच्छा, लेबर ने अगर गलती से 2 बैग की जगह 3 बैग सीमेंट डाल दिया, सो इट इज़ अ कॉस्ट लीकेज फॉर यू। वो आपको अभी मालूम नहीं पड़ेगा, लेकिन प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद रियलाइज़ होता है कि अरे यार, क्योंकि ये मैनुअल प्रॉब्लम था, तो गलती हो गई कि 2 बैग की जगह 3 बैग चला गया, तो वो कॉस्ट लीकेज हो गया। कंस्ट्रक्शन साइट पे बहुत जगह जगह देनी पड़ती है मटेरियल को स्टोर करने के लिए। बहुत सारे मटेरियल्स को मिक्स करके हम बनाते हैं, तो हर एक मटेरियल को ऑर्डर करना वो भी एक ऑपरेशनल हेडेक है। तो हम चाहते हैं कि जो डेवलपर है वो खाली डेवलप करने पे फोकस करे, जो कंक्रीट को जो बनाने का काम है उसको एक्सपर्ट के हाथ में दिया जाए, जो एक ऑटोमेटेड फैसिलिटी में कंक्रीट बना के डेवलपर को रेडी टू यूज़ देवे, ताकि ये रेती, कपची, सीमेंट, केमिकल, ये सब ऑर्डर करने का ये पूरा हेडेक डेवलपर्स पे से या कॉन्ट्रैक्टर पे से निकल जावे। और हम लोग जो एक्सपर्ट हैं, हम जानते हैं कि कंक्रीट के क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, कैसे बनाना है, किस चीज़ का क्या ध्यान रखना है, क्वालिटी चेक कैसे करना है, तो वो चीज़ एक्सपर्ट करे, और डेवलपर खाली अपने बिल्डिंग बनाने पे या फिर जो भी सिविल डेवलपमेंट है उस पर फोकस कर पाए। अ, पर फिर भी मेरा ये मानना है कि इससे तो बिल्डर की कॉस्ट थोड़ी बहुत बढ़ती ही होगी, क्योंकि आखिर आप अपना मार्जिन तो ऐड करेंगे ही। उसने जो मटेरियल खरीदा, उसने जो लेबर लगा, वो आपको भी लगना है। उसने जो मशीनरी खरीदी, वो आपको भी लगनी है। हाँ, और फिर वो आप अपनी जगह से वहां डिलीवर कर रहे हो, तो फिर कॉस्ट इफेक्टिव कैसे हुआ? उसमें तो आपका मार्जिन भी ऐड होगा, आपका सब सोर्सेज भी होगा, तो दैट विल इंक्रीज इट। व्हेन यू कंपेयर एप्पल टू एप्पल, यू कैन नॉट कंपेयर दिस टू एस्पेक्ट्स। क्योंकि आप किसी होटल में, बड़ी होटल में जाओ खाना खाने के लिए, और आप बोलो कि नहीं नहीं चलो मैं जाके किचन में बना लेता हूँ, मैं बनाऊँ, आपका लेबर बच जाएगा, मैं मेरा सामान घर से लेके आता हूँ, लेकिन मुझे वो एम्बियंस चाहिए, राइट। क्योंकि आप देखिए, क्योंकि आप कंक्रीटिंग ऐसा सब्जेक्ट है कि जब लेबर को जरूरत पड़े तब तुरंत आपको रेडीमेड माल, क्वालिटी, गुणवत्ता वाला माल मिल जाना चाहिए, राइट। कॉस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने जैसे बताया कि जो लीकेज होते हैं कॉस्टिंग के अंदर, जैसे वेस्टेज हो गया मटेरियल का साइट पे, या कुछ माल ज़्यादा चला गया, उसका गुणवत्ता का कोई ठिकाना नहीं है। अ, जो क्वालिटी टेस्टिंग होनी चाहिए हर 7 दिन पे, 28 डेज पे, एक सिस्टम में, वो क्वालिटी टेस्टिंग का अगर साइट पे इतने लेबर्स को एजुकेशन नहीं है तो वो टाइम पे नहीं हो पा रही। तो आप जो बिल्डिंग 100 साल के लिए, 200 साल के लिए बना रहे हैं, जो बिल्डिंग का एंड यूज़र होगा, इट्स अ मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी, राइट। तो अल्टीमेटली जो एक डेल्टा कॉस्ट रेडी यूज़ करने में लगती है, वो डेल्टा कॉस्ट कहीं ना कहीं वहाँ पे कंपेंसेट हो जाती है, क्योंकि अल्टीमेटली यू आर गेटिंग ए बेटर प्रोडक्ट इन योर हैंड। और साथ में ये मानते हैं कि जो लीकेजेस बिल्डर के हाथ से ऑन साइट हो रही है, एब्सोल्युटली, वो उसी क्योंकि उसी को आप प्रॉफिट में कन्वर्ट कर रहे हैं। उसी को हम कन्वर्ट करते हैं, और बिल्डर को भी या डेवलपर को भी उसका बिल्कुल एडवांटेज मिलता है। और ये एक पूरा कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला है, आई थिंक सो, क्योंकि इतना आसान तो नहीं होगा। बिल्कुल, इसको मैनेज करना, क्योंकि सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री है, तो इस पूरे फ्रेमवर्क को कि माल बनाना, उसको ट्रांसपोर्ट करना, वहाँ पे यूज़ करना, और फिर उसी गाड़ी को रोटेट करना अलग अलग साइट्स पे, मल्टीपल साइट्स मैनेज करना, ये एक आरएमसी बिजनेस का एक चैलेंजिंग एस्पेक्ट है। तो इसके लिए आपने सिस्टम्स के लिए
क्या प्रोसेस यूज किया हुआ है? एनीथिंग स्पेसिफिक जो कहा जाए, जैसे 5S या 5 लीन सिस्टम है, या कोई और आपने सिस्टम्स अप्लाई किए हैं? कि हमने हमने जो मैंने जैसे स्टार्टिंग में कहा कि हमने पहले पेन पॉइंट्स ढूंढे कि दर्द कहाँ पे है। तो दर्द ये है कि अगर आपने कोई गाड़ी ऑर्डर की तो आपको पता ही नहीं कि गाड़ी कहाँ पे है, राइट। तो हमने स्टेप बाय स्टेप डिलीवरी फ्रेमवर्क पे काम किया कि कंज्यूमर को मालूम पड़े कि उसने जो ऑर्डर दिया है वो ऑर्डर को ट्रैक कैसे करना है। तो हमने इजी टू ट्रैकिंग एक सिस्टम इम्प्लीमेंट किया। क्वालिटी जो है हम ऑन साइट क्वालिटी चेकिंग करते हैं। हमारे जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वहाँ पे जो रॉ मटेरियल आता है उसके लिए एक स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट है जो उसका काम वही होता है। उनको पता है कि हर मटेरियल को कैसे चेक करना है और कैसे रिकॉर्ड करना है। तो क्योंकि वो एवरी डे वही टीम वही काम करती है तो दे हैव बिकम एक्सपर्ट्स। तो दैट्स हाउ आई मीन वी लर्न एवरी डे, वी टेक फीडबैक फ्रॉम कस्टमर एंड देन वी इम्प्रूव। लेबर को संभालना बहुत मुश्किल है आज के टाइम में। और आज के टाइम में तो लेबर भी इतना उत्तेजित हो जाता है, इतना उग्र हो जाता है कि संभालना बहुत दिक्कत हो जाती है। उन्हें हैंडल करने के लिए क्या स्ट्रेटेजी रहती है आपके पास? देखिए लेबर को संभालना एक चैलेंजिंग एस्पेक्ट, आई एग्री। लेकिन मैं ये भी कहूँगा आपको कि लेबर भी अपने ऐसे एक इंसान ही होते हैं। अगर आप उनका ध्यान रखो, उनको अच्छे से उनको जो चाहिए वो आप दो, अ, आपकी अपेक्षा उनको बताओ। कि कई बार क्या होता है कि एंटरप्रेनर्स एक टॉप लेवल पे सब कुछ करते हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पे आदमी को संभालना, आपकी विज़न को कम्युनिकेट करना कि ये जैसे आर्मिक्स एक सूरत का एक ब्रांड है, तो वो भावना उन तक पहुंचाना और उनको अपना विज़न बताना कि नेक्स्ट 5 साल में वहाँ पहुंचना है। तो वो समझने के लिए मुझे नहीं लगता कि कोई बैचलर डिग्री या इंजीनियरिंग डिग्री चाहिए। किसी भी इंसान को कंपनी का विजन समझने के लिए किसी कॉलेज की डिग्री नहीं चाहिए। अगर आप उनको उनकी भाषा में समझाएंगे, आप उनको अपने परिवार की तरह से रखेंगे। जैसे कि हमारे यहाँ पे ड्राइवर्स का, लेबर्स का हम जन्मदिन सेलिब्रेट करते हैं, बर्थडे सेलिब्रेट करते लेबर का हैं, बिल्कुल। मतलब मैं मजदूरी लेबर की बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ, तो हमारे यहाँ पे मजदूरी लेबर मतलब कि हमारे यहाँ पे जो ड्राइवर्स होते हैं वही हमारे लेबर होते हैं। क्योंकि साइड पे जो कॉन्ट्रैक्टर, जो सिविल कॉन्ट्रैक्टर के लेबर होते हैं वो तो अलग होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ की लेबर ड्राइवर्स हो गए या फिर हमारे हेल्पर्स हो गए, क्वालिटी टीम हो गई, तो वही हमारे जो अनस्किल्ड स्टाफ आप बोल सकते हो तो वो हैं। लेकिन उनको भी हम ना एक परिवार की तरह से रखते हैं। जैसे कि मैं आपको बहुत रिसेंटली एक एग्जांपल दूं, अभी गर्मी चल रही है, बहुत गर्मी है। तो हमने अभी सभी यूनिट पे हर दोपहर में हर आदमी के लिए छाछ की व्यवस्था की हुई है। तो इसमें मुझे कोई प्रॉफिट नहीं है, लेकिन ये एक मानवता का एक, और क्योंकि वो हमारे लोग हैं, हम साथ में मिलकर काम कर रहे हैं, हम चाहते हैं कोई बीमार नहीं पड़े गर्मी से। तो मैंने एक छोटा सा आपको एग्जांपल दिया। पिछले गर्मी में हमने सबको मास्क दिए ताकि साइट पे उनको बहुत ज़्यादा हीट बर्न सनबर्न ना हो। तो ऐसी छोटी छोटी बातों का हम ध्यान रखते हैं। हमारे यहाँ पे जैसे जो लेबर्स हैं, अब जैसे रक्षाबंधन आता है तो बहुत सारे लोग हमारे प्लांट पे ही रहते हैं, यूनिट पे ही रहते हैं। तो मैं मेरी बेटी को लेके जाता हूँ और वो उनसे राखी बंधवाती है। तो उनको ये एक फील नहीं हो कि हम परिवार से अलग है, हमारी बहन नहीं है राखी बांधने के लिए। तो इन छोटे छोटे पहलू का आप ध्यान रखोगे तो फिर वो लेबर लेबर नहीं रहेगा, वो आपका परिवार बन जाएगा। और फिर इसी वजह से आपका कस्टमर सेटिस्फैक्शन इम्प्रोवाइज्ड हो जाता है। एब्सोल्युटली, क्योंकि मैं समझता हूँ किसी भी एंटरप्रेनर के लिए सिर्फ कस्टमर इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आपको एक अच्छा बिजनेस डेवलप करना है, अगर आप एक अच्छा एंटरप्रेनर हो, तो आपको 3 पहलू पे बहुत ध्यान रखना चाहिए। कस्टमर, आपका एम्प्लॉय और आपका सप्लायर। अगर अच्छा एम्प्लॉय नहीं होगा, अच्छी टीम नहीं होगी, तो कस्टमर को आप कैटर नहीं कर पाओगे। अच्छा सप्लायर नहीं होगा जो आपको ऑन टाइम अच्छा प्रोडक्ट सप्लाई करे, तो भी आप कस्टमर को कैटर नहीं कर पाओगे। आपके पास बहुत अच्छा कस्टमर है, लेकिन ये दोनों में से कोई भी मिसिंग है तो कोई तो चला जाएगा। तो तीनों को बहुत संभालने की ज़रूरत है, और तीनों को, कि एम्प्लॉय अगर हो तो एम्प्लॉय को एक बेस्ट वर्किंग कल्चर मिले। उनको लगे हाँ कि आर्मिक्स में काम करना मतलब एक अलग तरह का एक ये है। कस्टमर को भी फील हो कि यार हाँ, अगर आर्मिक से कंक्रीट आ रहा है तो उनके लिए भी शायद, और हमारे लिए भी गर्व की बात है, हम दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सप्लायर जो है हमारा वो भी गर्व करे कि हाँ, मैं आर्मिक्स को एक मटेरियल सप्लाई कर रहा हूँ। मैं आपकी बात सुन रहा हूँ तो मेरे को थोड़ा सा ना भैया ऐसा हो रहा है, ये इमेजिन कर रहा हूँ कि वर्क वर्क कल्चर की बात कर रहे हो आप। अब वर्क कल्चर के अंदर में आजकल लोग, एप्पल है, फेसबुक है, जहाँ फ्री स्टाइल अवेलेबल है, जहाँ एसीज हैं, और एक तरफ आप वर्क कल्चर की बात कर रहे हो उस मजदूर की जो दिहाड़ी पे काम कर रहा है, जो सीमेंट के बोरियां उठा रहा है, जो ट्रक ड्राइवर है। तो ये दोनों वर्क कल्चर बहुत डिफरेंट जोन पे है।
और दोनों के लिए वर्क कल्चर उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि यार इन लोगों को कैसे संभाला जाए, उनके लिए भी वर्क कल्चर क्या इतना ही इम्पोर्टेंट रहता है? देखिए भले गूगल का एम्प्लॉय हो या आर्मिक्स का ट्रक ड्राइवर हो, दोनों इंसान हैं, दोनों ह्यूमन बींग हैं। दोनों को सुनने की शक्ति, बोलने की शक्ति, कुछ फील करने की शक्ति ईश्वर ने सेम दी है, राइट। लेकिन हाँ, ये है कि वो एक एजुकेटेड सेगमेंट है, ये एक सेमी स्किल्ड या अनस्किल्ड सेगमेंट है। लेकिन अगर उनका काम ट्रक को चलाना है या प्लांट पे कुछ हेल्पर का काम करना है, तो अपने काम को वो अच्छे से कर सकते हैं, लेकिन उनका ध्यान रखना और उनको अपने विजन से अलाइन करना, ये हमें आता है और हमने किया है। इस धंधे में उधार का लंबा खेल रहता है। हाँ जी, बिल्कुल। उधार, मैं समझता हूँ कि शायद किसी भी धंधे में, रिटेल के अलावा, होटल इंडस्ट्री के अलावा, तो सभी धंधे में उधार का खेल रहता ही है। उधार वो भी बिल्डर लाइन के अंदर में, वो भी बड़े बड़े बिल्डर से, महारथियों से जो सर्वगुण संपन्न रहते हैं, शाम दाम दंड भेद सब इस्तेमाल करते हैं। उन बिल्डरों के बीच में उधार देना, उनसे काम लेना, उन्हें सेटिस्फाई करना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। मुझे मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़ा मिथ है सूरत में, कि बिल्डर पेमेंट नहीं देते हैं। मैंने इसीलिए पहले पूछा। ऐसा नहीं है। देखिए, हम बहुत सेलेक्टेड सेगमेंट में काम करते हैं। हमारे साथ जुड़ने वाले बिल्डर भी ऐसे लोग हैं जो जो काम को अप्रिशिएट करना जानते हैं, जो सूरत में अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छी बिल्डिंग्स डेवलप कर रहे हैं। क्योंकि मेरी टीम इतनी मेहनत से अच्छा काम करके अगर कंक्रीट आपको पहुंचा रही है, तो पिछले 7 साल में कई बार ऐसे मौके आए जब मैं फीडबैक भी आया, लेकिन अप्रिशिएशन भी आया है। 7 साल में किसी भी बिल्डर में मेरा कोई पेमेंट बाकी ऐसा हुआ नहीं आज तक। तो ये आपके प्रश्न का उत्तर है। क्योंकि जो अच्छा बिल्डर है उसको भी अच्छा काम करना है, उसको भी अच्छे लोग चाहिए। आज हमारी जो कैपेसिटी है काम करने की, तो अगर किसी डेवलपर को अगर आर्मिक्स मिल जाए और उसको अच्छा लेवल का काम करना है, बड़े लेवल का काम करना है, तो रेडीमिक्स तो ऐसी चीज़ है कि उसका अच्छा सप्लायर मिलना ही मुश्किल है। तो इट्स विन विन फॉर बोथ ऑफ अस। तो मुझे अभी आपने जो बात बोली ना कि आपका पेमेंट कहीं पे भी बिल्डर पे फंसा नहीं है, अगर सूरत के लोगों ने इस समय जान लिया ना, सब अपनी डायरिया लेके आपके पास आने वाले हैं कि भैया मेरी डायरी इसमें एडजस्ट करवा दो, आप क्लियर करो, मैं दे दूंगा, कुछ भी मेरे को लेट दे देना पेमेंट। बहुत हमने एक्चुअली स्टार्टिंग से ही आर्मिक्स में बहुत सिस्टम्स पे फोकस किया है। हमने कम्युनिकेशंस, ट्रांसपेरेंसी रखी है। और बिल्डर सेगमेंट भी इस बात को बहुत अप्रिशिएट करता है कि हम जो भी होता है बहुत ओपनली बोलते हैं। पेमेंट कहीं बाकी होता है तो भी हम थोड़ा सा रिक्वेस्ट करते हैं कि सर अभी चाहिए, और वो अप्रिशिएट करते हैं इस चीज़ को। ऐसा नहीं है, वो समझते हैं। और अच्छे बिल्डर्स हैं सूरत में, बिलीव मी, कि हम लोग जिन लोगों से भी मैं काम कर रहा हूँ वो सब नंबर 1 बिल्डर्स हैं। मैं थोड़ा सा सिस्टम्स पे आना चाहूंगा, क्योंकि मैनेजमेंट का आपने इतनी बातें की हैं, और कोई भी यंगस्टर्स आपको सुने, कैसे 5 साल में 100 करोड़ के अंदर पहुंचे हो आप, और उसको कैसे सिस्टमाइज किया है। तो सिस्टम्स को थोड़ा सा समझाइए कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में क्या यूनिक सिस्टम है जिसकी वजह से आप इस फील्ड के अंदर में आज सूरत में नंबर 1 पे पहुंचे हैं। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आदमी को अपने बेसिक्स कभी नहीं भूलने चाहिए। आपको हमेशा ग्राउंड पे काम करना चाहिए। ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जो आपको सीधा 100 करोड़ पे पहुंचा देवे। इट टेक्स टाइम। जैसे छोटा बच्चा माँ की कोख से पैदा होता है, धीरे धीरे आगे बढ़ता है, उंगली पकड़ के चलना सीखता है, बड़ा होता है, अपनी गलतियों से सीखता है। तो वैसे भी हमने भी अपनी गलतियों से सीखा है। अ, एक चीज़ है कि हम लोग, हमारा जो मेन अटेंशन रहता है प्लानिंग पे रहता है। हम लोग ये मानते हैं कि जितनी स्ट्रोंग आपकी प्लानिंग होगी उतना ही स्मूथ एग्जीक्यूशन होगा। दूसरा, कि डे वन से हमने आर्मिक्स में एक विज़न के साथ काम किया है। हमने ये नहीं सोचा कि 2 साल हमको काम करना है, पैसा कमाना है, और फिर बाद में देखते हैं जो होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। हमको डे वन से मेरा ये ड्रीम था कि हाँ, आर्मिक्स को, सूरत की इस कंपनी को, मेरे को पान गुजरात लेवल पे या पान इंडिया लेवल पे मुझे लेके जाना है। तो ये बहुत इजी नहीं था मेरे लिए भी। लेकिन हमने धीरे धीरे सिस्टम्स बनाए, हमने टीम बिल्ड की, हमने प्रोसेस किए, उन प्रोसेस को मॉनिटर करने के लिए हमने प्रोसेस बनाए। हमने कस्टमर को क्या चाहिए वो देखा। कस्टमर के यहाँ पे आज कोई साइट पे हमारा काम चल रहा है, तो उसके बाद हमने कस्टमर से फीडबैक लिया कि सर हमारी कुछ कमी रह गई हो तो बताइए, जिसको हम इम्प्रूव कर सकें। मैं अपने जो टीम मेंबर्स हैं उनसे मैं पूछता रहता हूँ कि हमें क्या अलग करना चाहिए। जैसे कि मैंने एक बार मेरे सारे मैनेजर्स को बुलाया
मैंने उनसे पूछा कि आज आर्मिक्स के लिए क्या चैलेंज है। तो उन्होंने कहा मुझे कि सर अभी आर्मिक्स का जो कस्टमर है उसकी ये अपेक्षा है कि जैसे ही मैं ऑर्डर डालूं तुरंत गाड़ी साइड पे आ जानी चाहिए। तो मैंने मेरे मैनेजर्स को पूछा कि तुम में से कितने लोगों को लगता है कि ये चैलेंज है अपने लिए या नहीं है, ये अच्छी बात है या बुरी बात है। तो कुछ लोग समझ पाए मेरा प्रश्न और कुछ लोग नहीं पाए। तो जो लोग समझ गए उन्होंने बोला कि हाँ सर ये एक अच्छी बात है। अच्छी बात इसलिए है, मैंने उनको बोला कि हर कंस्ट्रक्शन साइट की ऐसी आदत डाल दो कि वो किसी और के पास जा ही नहीं पाए, कि ऑर्डर डाले और गाड़ी मिल जाए। आप अपनी कैपेसिटी ऐसे बिल्ड करो कि कोई और फिर आपके रास्ते में आ ही नहीं पाए। तो ये अच्छी बात है। जब रिलायंस, आप जानते होंगे, 500 रुपये का फ़ोन लेके आया था, तो रिलायंस ने मोबाइल फ़ोन यूज़ करने की आदत लगा दी थी सबको। तो हम भी आज सूरत में हर कस्टमर को ये आदत डालना चाहते हैं कि आप ऑर्डर डालो और आप, या फिर आप पिज़्ज़ा का ऑर्डर करो, पिज़्ज़ा पहले पहुंचेगा या मेरी गाड़ी पहले पहुंचेगी। हम चैलेंज करते हैं कि हमारा रेडीमिक्स का ट्रक पहले पहुंच जाएगा। क्या बात है, क्या बात है। तो ये सिस्टम्स के लिए आपके जो मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं, इसमें टेक्नोलॉजी का कितना रूप रहता है कि आपका कोई प्लानिंग रहता है, आपके कोई सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं, जिससे पॉइंट टू पॉइंट पे इंस्ट्रक्शन दिए जा हमारे सकते कुछ इंटरनल सॉफ्टवेयर है, मैं उसको यहाँ पे रिवील नहीं करूँगा क्योंकि कंपिटिटर्स भी सुन रहे हैं। लेकिन उसके अलावा हमारा जो मैनेजमेंट है, हर यूनिट पे मेरी एक मैनेजमेंट टीम है, उसका एक स्ट्रक्चर है। हर यूनिट पे उसका अलग डिपार्टमेंट है, क्वालिटी का डिपार्टमेंट, मेंटेनेंस का डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन, डिस्पैच। हर यूनिट का एक हायरार्की है, हैं और एसओपीस बने हुए हैं। एसओपीस बने हुए हैं, सिस्टम्स पता है, लोगों को पता है उन्हें क्या करना है, उन्हें कैसे रिपोर्ट करना है। फिर हमारा जो हेड ऑफिस है वो वीआईपी रोड पे है, वहाँ से हर यूनिट का सेंट्रलाइज मॉनिटरिंग है। किसी यूनिट को कुछ प्रॉब्लम है तो हम वहाँ से सोल्व करते हैं, उनको पूछते हैं, उनसे रिपोर्ट लेते हैं। तो क्योंकि ये सिस्टम है, और मुझे, मेरा विज़न था कि हमें एक यूनिट या दो यूनिट पे नहीं रुकना है, और अगर आपको स्केल करना है तो आपको सिस्टम्स चाहिए। उन सिस्टम्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो टीम चाहिए जो उन सिस्टम को समझ सके, वो टीम चाहिए जो आपके विजन से अलाइंड हो। तो हमने धीरे धीरे उन पे काम किया। मतलब हम आज जिस लेवल पे हैं, शायद हमको टाइम लगा पहुंचने में, लेकिन हमने निरंतर उन बातों को ध्यान में रखा कि जो आज के 10 साल बाद शायद हमारे रास्ते में आ सकती हो। तो हमने पहले ही फाउंडेशन पे, ग्राउंड लेवल पे काम किया। और ऐसा शायद आपके कॉम्पिटिटर्स नहीं कर रहे हैं। मे बी नॉट, मे बी कुछ कर रहे हैं, मे बी। तो क्या सूरत में आपके मतलब आपके सिवा कितने प्लेयर्स और हैं? सूरत में दो तरह की कंपनियां हैं। एक कुछ मल्टीनेशनल कंपनियां, नेशनल लेवल की कंपनीज हैं, जैसे कि अल्ट्राटेक हो गया, नुवोको, जेके लक्ष्मी, ऐसी कंपनीज हैं। कुछ सूरत की लोकल कंपनीज है, जैसे आर्मिक्स, सूरत का ब्रांड है। तो मेरे हिसाब से सब मिला के करीब अभी अभी तो क्या, काफ़ी कुछ कंपनी आ गई है, लेकिन 100 कंपनियां ऐसी होगी सूरत में जो रेडीमिक्स कंक्रीट में अभी ऑपरेट कर रही इतना बड़ा मार्केट सूरत है? है। अभी इवेंचुअली मार्केट इज़ ग्रोइंग। सूरत इज़ डेवलपिंग सिटी। हमें मुंबई अहमदाबाद को क्रॉस करना है। मेरा भी वो एक ड्रीम है कि हमारे सूरत को हम वहाँ पहुँचाए जहाँ पे लोग तरसे आके यहाँ काम करने के लिए। जैसे जैसे सूरत में टेक्सटाइल और डायमंड के अलावा और इंडस्ट्रियल यूनिट्स या फिर और एरियाज डेवलप होते जाएंगे, तो सूरत की ग्रोथ को कोई रोक नहीं सकता। इट्स अ पीसफुल सिटी। एक यहाँ पे लोग मेहनत करते हैं और मज़ा करते हैं। तो डेफिनेटली क्योंकि पोटेंशियल है, वी हैव गुड गवर्नेंस। सूरत की एसएमसी, सूरत के जो बीजेपी की जो गवर्नमेंट है, उनका बहुत अच्छा डेवलपमेंट एजेंडा है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे ब्रिजेज, रोड, मेट्रो का काम लगातार चल रहा है। तो डेवलपमेंट बहुत है, और इसी की वजह से शायद ये सब कंपनियां धीरे धीरे सूरत में आ रही है, या फिर नई कंपनियां स्टार्ट हो रही है। 100 companies is a big number for a place of सूरत, जहाँ मतलब इतने तो शायद बिल्डर भी नहीं होंगे जितने आप गिना रहे हो। मुझे बिल्डर लॉबी भी है कि नहीं है इतनी, बट यस, फिर क्यों अभी तक आप सूरत तक अटके हुए हैं, बाहर क्यों नहीं जा पा रहे हैं? हमने अभी रिसेंटली सूरत से थोड़ा सा, सूरत के आउटस्कर्ट्स में ही एक नवसारी की तरफ भी एक यूनिट शुरू किया है। वो भी इसीलिए स्टार्ट किया है क्योंकि अभी हमें सूरत से आगे बढ़ना था। इवेंचुअली 2 साल में प्लान है कि वी विल कवर वापी, वी विल कवर अहमदाबाद। लेकिन क्या है कि जब बच्चा चलता है तो पहले वो उंगली पकड़ता है। अगर आप उस बच्चे को बोलोगे कि चल भाई जाके तू मैराथन भाग ले, तो शायद वो फेल हो जाएगा। तो हमें चीज़ों को सीखते हुए आगे चलना है। हमें ये देखना है, क्योंकि हमें छोटा काम नहीं करना है। अगर आपको
पान इंडिया पान गुजरात लेवल पे काम करना, और आरएमसी इंडस्ट्री इज़ वेरी चैलेंजिंग। तो उन चैलेंज को सीखते हुए अपनी कैपेसिटी बिल्ड करते हुए आगे बढ़ना। आप बार बार बोल रहे हैं आरएमसी चैलेंजिंग है। व्हाट इज द मेजर चैलेंज करने में लगा रहा मेजर चैलेंज इज सर्विस, टू गेट कंक्रीट ऑन टाइम ऑन द साइट, दैट इज अ मेजर चैलेंज। है? क्या ये सेल्फ लाइफ एक चैलेंज है कि वो बिल्कुल, एब्सोल्युटली, तो मैं वही ऐसा बोल कभी रहा हूँ। हुआ है कि गाड़ी गई है वहां सूख गई है कोई काम नहीं आया है? हमारे केस में तो ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि हमारे केस में मेरे पास बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है। मेरे पास ऐसी टीम भी है जो ऑन रोड इमरजेंसी के लिए ऑलवेज अवेलेबल है। कभी हमारा कोई ट्रक बंद पड़ गया या कुछ साइड रोड पे हो गया, तो उसकी एक डेडिकेटेड वर्क फोर्स मेरे पास है जो तुरंत उस पर एक्शन लेती है और उसको रिजोल्व करती है। लेकिन हाँ, इस इंडस्ट्री में ऐसा होता है कि अगर कोई ट्रक बंद पड़ गया और अगर अप्रोप्रिएटली उस पर टाइमली एक्शन नहीं लिया गया, तो वो कॉन्क्रीट अंदर ही सेट हो गया। तो इट्स अ चैलेंज एक्चुअली, क्योंकि वो माल जो कंक्रीट होता है वो सेटल हो जाता है अंदर गाड़ी के अंदर। और काम तो आखिर लेबर से ले रहे हैं, और जो मिडिल मैनेजमेंट होता है जैसे सुपरवाइजर्स होते हैं, उनका ये जो भेजा है वो हमेशा गर्मी में रहता है। हाँ, तो टाइम पे नहीं पहुंचा तो गर्मी, टाइम पे पहुंच गया और फिर भी काम नहीं लगा तो गर्मी। आ, आपका मैनेजमेंट को आपने ऐसी क्या ट्रेनिंग दी है कि वो उस माइंड मतलब हैंडल कर सके? देखो, मैंने जैसे पहले कहा कि आज जैसे आपने देखा होगा कि अपने भारत में अ, किसी जवान की शहीद होने की जब खबर आती है, हम्म। तो अपने सब घर में जो बैठे अपना मन बहुत भारी हो जाता है। बिल्कुल। भले वो हमारा फैमिली मेम्बर नहीं हो, हाँ। लेकिन वो अपने सब एक भावना से जुड़े हुए हैं कि वो अपने देश के लिए काम कर रहे हैं। तो वैसे ही आर्मिक्स की टीम जो है, वो सिर्फ सैलरी के लिए काम कर रही है या सिर्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए काम कर रही है, ऐसा नहीं है। उनके हर एक के अंदर एक भावना है कि आर्मिक्स को, हमारा जो विज़न है उस तक पहुंचना है सबको। और मेरे यहाँ पे 80% लोग ऐसे हैं जो मेरे से 5-6 साल से जुड़े हुए हैं। उन्होंने हमारी जर्नी को देखा है, उन्होंने अप्रिशिएट किया है, साथ साथ में उनकी भी ग्रोथ हुई है। तो वो जो भावना है, वो जो कल्चर है, वही हम सबको जिंदा रखता है। और इस कल्चर में कभी-कभी आप भी गर्मी में आ जाते हैं बहुत ज़्यादा। ये हमारा रिसर्च बोल चुका है कि भैया जो है ना वो थोड़ा कभी-कभी ज़्यादा गर्म हो जाते हैं। तो हमें संभालना पड़ता है। देखिए, ईश्वर ने जो इमोशंस डाले हैं अंदर, तो उन पे तो आप बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। तो फिर आपको उस कवर अप कैसे करते हो? मतलब गुस्से में बात बिगड़ जाती है, तो उसे कवर अप कैसे करते हैं? अ, मुझे जब लगता है कि हाँ, मैंने किसी को कुछ गलत बोल दिया या आवेश में आके बोल दिया, तो फिर मैं उसको बुलाता हूँ मेरे पास कुछ टाइम के बाद, और मैं उसको समझाता हूँ कि भाई देख, ये अपना बिजनेस, इसका नेचर ही ऐसा है कि कभी कभी ना चाहने पे भी कुछ आवेश में आदमी आ जाता है और कुछ ऐसी बात। लेकिन क्योंकि मैंने जैसे कहा कि सब एक भावना से जुड़े हुए हैं, सब सब लोग मेरे को समझते हैं। अभी कंपनी में हर आदमी मुझे समझता है, क्योंकि हमारा दिल बहुत फिलांथ्रोपिक है, मतलब लोगों को साथ में लेके चलना, उनके भले के लिए काम करना। जैसे मैं बोला, जितना कस्टमर इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, उतना ही मेरा एम्प्लॉय भी मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। तो क्योंकि लोग समझते हैं, इसलिए लोग साथ में जुड़े हुए हैं। मैं आपको काफ़ी टाइम से जानता हूँ और आप मैनेजमेंट स्किल्स के अंदर में भी काफ़ी सारी एजुकेशंस अपने आप को लेते हैं। मैंने आपको कई कंसल्टेंट्स के साथ लर्निंग करते हुए देखा है। किस से आपने ज़्यादा सीखा, वो जो आपने अपनी कंपनी में इम्प्लीमेंट किया? कोई ऐसा मैनेजमेंट स्किल जो आपने कंसल्टेंट से या एजुकेशन की पॉइंट से लिया है? मैंने किसी कंसल्टेंट से सीखा ऐसा तो मुझे याद नहीं आ रहा। डेफिनेटली मैं बहुत सारे कोचेज में सीखता रहता हूँ, मैं समझता रहता हूँ चीज़ों को। लेकिन मैंने जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मेरे 12 साल के कॉरपोरेट जीवन से लिया है, वही मुझे अभी काम आ रहा है। फिर जीवन के उस 12 साल के अंदर में ऐसी कौन सी मेन 2-3 बातें हैं जिसको आज आपने अपनी कंपनी में इम्प्लीमेंट किया है? अ, सबसे इम्पोर्टेंट तो जैसे मैंने कहा कि प्लानिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरा, कम्युनिकेट। आप कम्युनिकेशन करिए। अगर कस्टमर के यहाँ कुछ प्रॉब्लम है, ये जैसे मैं आपको एग्जांपल दूँ कि आप गाड़ी गाड़ी किसी कारण से आप टाइम पे नहीं पहुँचा पा रहे हो। मान लो आपका प्लांट ब्रेक डाउन है, यूनिट आपका ब्रेक डाउन है, लेकिन आप उसको ब्लैक एंड वाइट जो भी है आप बता दीजिए सामने, ताकि उनको वो वेट नहीं करते रहे वहाँ पे। क्योंकि अगर कॉन्ट्रैक्टर या कस्टमर अगर कंक्रीट के लिए वेट कर रहा है और आप बता भी नहीं रहे हैं, तो ये जो एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट है, ये मैंने अपने कॉर्पोरेट लाइफ से सीखा है कि आप प्लानिंग करिए, एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन रखिए, और आप एकदम ट्रांसपेरेंट रहिए। अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं तो लोगों को समझ में आएगा कि हाँ, प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन
गाड़ी आएगी और अच्छा माल आएगा। आप इतनी मैनेजमेंट्स की बात कर रहे हो, इतनी की बात कर रहे हो, बुक्स पढ़ते हो? जी बिल्कुल। किस किताबों पे ज़्यादा ध्यान रहता है आपका? मुझे मैनेजमेंट और बिजनेस मैनेजमेंट, मोटिवेशनल बुक्स वो पसंद तो कौन सी आप रेफर करेंगे या कौन सी आपकी फेवरेट है? है। अभी रिसेंटली मैं कॉर्पोरेट चाणक्य पढ़ रहा हूँ। कॉर्पोरेट चाणक्य बाय देवदत्त? नो नो, ओके। ए साउथ इंडियन ऑथर। मुझे नाम एक्चुअली मैं रिकलेक्ट नहीं कर पा रहा एंड विच इज़ योर फेवरेट दैट हैज़ गॉन थ्रू, लाइक कौन सी मैनेजमेंट बुक आपको बहुत ज़्यादा पसंद करता है या कौन सा ऑथर आपको बहुत? हूँ। ऑल इंडियन ऑथर्स, इट्स नथिंग स्पेशल, मतलब जो सब्जेक्ट मुझे हिट कर जाए बस। सो कभी लव स्टोरीज में? नहीं। रोमांस में नहीं है? नहीं ऐसा नहीं है, मतलब लेकिन जिंदगी ने वो सब, क्योंकि हमेशा मुझे ये सारा रहा कि जो भी मैं करूँ, मैं जॉब करूँ, पढ़ाई करूँ या फिर बिजनेस करूँ, हमेशा मैं अच्छे से करूँ, तो सब्जेक्ट पे फोकस किया है। तो रोमांस, लव स्टोरी, ये सब ठीक है, लेकिन कभी वो बुक्स उस तरह की पढ़ना, वो सब पे मेरा कभी फोकस नहीं रहा। नहीं रहा। और इतने साल आप आउट ऑफ इंडिया रहे, अमेरिका 8 साल, 3 साल आपने ऑस्ट्रेलिया निकाला, क्या डिफरेंस है कल्चर के वहां पे और यहाँ पे, वर्किंग कल्चर में भी और लाइफस्टाइल कल्चर में भी? देखिए लाइफस्टाइल तो वहाँ पे जैसे अपने भारत के बाहर लोग 5 दिन काम करते हैं, 2 दिन आराम करते हैं। वीकेंड का जो कंसेप्ट है वो अपने फॉरेन से अपने आया है कि सैटरडे संडे को छुट्टी और 5 दिन काम करो। लेकिन जो मेहनत भारतीय कर सकता है ना, वो मेहनत शायद ही कोई बाहर कोई फॉरेनर कर सकता है। ऐसा मुझे लगा कि अपने यहाँ पे लोग मेहनत करते हैं, लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सोशली वेल कनेक्टेड हैं, अपने फेस्टिवल्स को हम बहुत अच्छे से वो ये वहां नहीं करते मिला हैं। वो आपको? वहाँ वो मज़ा वहाँ नहीं है, वो नहीं अपनापन का हमेशा रहा है। है। अपनापन का हमेशा अभाव रहा है। और वहां पे मतलब ये क्योंकि इंडियंस वहां पे कहते हैं पर आवर पे काम करते हैं, तो इंडियंस तो वहां पे ना दिन देखते ना रात देखते हैं, बॉस का हुक्म है तो काम करते हैं, एंड दे गिव रिजल्ट्स। शायद राइट। इसीलिए वो बहुत बड़े बड़े पोस्टों पे आज की तारीख में बड़ी बड़ी कंपनियों के अंदर में है। पर इसका एक इफेक्ट है कि वहां के जो निवासी हैं, दे आर सो मच जेलस विद अस। सो व्हेन आई वाज टेलिंग यू कि वहाँ पे शायद लोग इतनी मेहनत नहीं करते हैं, तो इट वाज नॉट अबाउट इंडियंस, इट वाज लाइक अदर नेशनलिटीज़, राइट। मैं उनके बारे में आपको बता रहा था। तो जैसे कि आपने कहा बिल्कुल सही, क्योंकि वहाँ के नेशनल्स इतना काम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो शायद उनके खून में ही नहीं है मेहनत करना, चीज़ों को आगे लेके चलना, सबको एक साथ लेके चलना, अब फ्यूचरिस्टिक होना, ऑप्टिमिस्टिक होना, वो सब जो बेसिक अपने इंडियन ब्लड में है, वो शायद वहाँ मिसिंग है। तो इस वजह से दे एनवियर्स, उनको जेलस होता है उधर। मे बी। कभी आपको फेस करना पड़ा? आजकल बहुत इंटरनेट पे आता है बुली करने के लिए वो सब। मुझे कभी फेस तो नहीं करना पड़ा, लेकिन मैंने सुना जरूर है। और क्या अब इंडिया का इमेज वहां पे बहुत बदल चुका है? बिल्कुल, क्योंकि आज किसी भी भारत के बाहर की कोई भी देश की इकोनॉमी हम इंडियंस की वजह से चल रही है। इनफैक्ट यूएस की इकोनॉमी में आप देखिए, मोस्टली जो सीईओज हैं सब इंडियन ओरिजिन के ही हैं। और वो भी इसलिए क्योंकि जो मेहनत का गुण भारत से उन्होंने पाया है, उस गुण को जो आपने बोला कि रात रात तक काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो डेफिनेटली अमेरिकन कंपनीज, ऑस्ट्रेलियन कंपनीज को वो लोग आगे लेके आगे बढ़ रहे हैं। तो वी आर डेफिनेटली डिफरेंट फ्रॉम अदर नेशनलिटीज़। फिर भी अभी भी कहीं ना कहीं हम पीछे हैं, किस वजह से पीछे हैं? मुझे लगता है कि शायद हम भारतीयों को, जो लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज़ है या फिर जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास फैमिलीज़ हैं, उनको शायद बहुत सारी फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाती है, अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाती है उनको, इतने रिसोर्सेज नहीं मिल पाते हैं जो अपने काउंटर पार्ट्स को वहाँ मिल रहे हैं। बहुत इजीली चीज़ें अवेलेबल हो रही है। लेकिन अभी टाइम बदल रहा है। अभी पिछले 10 साल में आप देखो कि चीज़ें बहुत डेवलप हो रही है। इंडियंस भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। इंडियन इकोनॉमी भी अच्छा कर रही है, एंड आई एम श्योर कि नेक्स्ट 20 साल इंडिया के होंगे। वी आर वेरी श्योर अबाउट इट। कंक्रीट वर्ल्ड में जो आप कर रहे हैं, इट्स सप्लाई ऑफ सीमेंट और ईंट पत्थर रेती की आप सप्लाई कर रहे हैं, सीमेंट, रेती, कपची का जो कॉम्बिनेशन। तो इसको ब्रांडिंग तो पॉसिबल नहीं है, फिर भी आप अपने आप को एक ब्रांड तरीके से पेश करना हो, तो इस इंडस्ट्री में कैसे कर सकते हैं आप? देखो मेरा एक सपना है। आपने नोटिस किया होगा कि हम लोग अभी ये नहीं बोलते कि मुझे फोटोकॉपी कराना है, हम लोग ये बोलते हैं हमें जेरोक्स करवानी है। जबकि जेरोक्स एक कंपनी का नाम है। लेकिन जेरोक्स कंपनी ने कस्टमर के माइंडसेट को कैसे कैप्चर किया है कि हर आदमी ये बोलने लगा कि मुझे फोटोकॉपी सब भूल गए हैं।
मैं चाह रहा हूँ कि गुजरात लेवल पे, साउथ गुजरात लेवल पे सब लोग बोले मुझे आर्मिक्स चाहिए, कोई ये नहीं बोले मुझे रेडी मिक्स कंक्रीट चाहिए। तो दैट इज द ब्रांडिंग वी वांट टू डू। उसके लिए आप कैसे थॉट प्रोसेस को लाएंगे लोगों के अंदर? हमें बिल्कुल आर्मिक्स कैसे काम कर रहा है, अपने काम को लोगों के सामने रखना है। हम क्या ट्रांसपेरेंसी है, क्या कम्युनिकेशन है, हमारा 6 साल का रिकॉर्ड क्या है, वो सब हम रखेंगे लोगों के सामने, धीरे धीरे हम ले जाएंगे। आईपीओ लाके और छाना चाहेंगे उसके बाद में? हाँ जी बिल्कुल, वो तो दिल्ली अभी दूर है, लेकिन डेफिनेटली वो एक टारगेट है। सो एनी चेंज इन द पॉलिसी, मतलब बिल्डिंग लाइन, बिल्डर्स लाइन, रियल एस्टेट लाइन के अंदर में कुछ ऐसी पॉलिसी में आप चेंज लाना चाहते हो जिसमें इसमें एक ग्रोथ का ग्रोथ बहुत आ जाए? ऐसी कोई चेंज ऑफ पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट कि ये एक बदलाव आ जाए तो अच्छा रहेगा? आई डोंट थिंक इतना कोई स्ट्रॉन्ग इसका आंसर है। इससे बहुत कुछ कई बार लगता था कि यार एक बिल्डिंग। एक गवर्नमेंट की जो पॉलिसी अभी आई थी कि किसी भी डेवलपर को अगर कोई बिल्डिंग रख रहा है तो उसको ऑन टाइम कंप्लीशन करना ज़रूरी है। कई बार क्या होता है, डेवलपर प्रोजेक्ट रखता है, किसी कंज्यूमर ने, एंड यूज़र ने वहाँ पे अपना फ्लैट बुक किया, अपनी मेहनत का पैसा लगाया, लेकिन 5 साल तक, 10 साल तक वो प्रोजेक्ट बन ही नहीं रहा। तो जिसने अपनी मेहनत का पैसा उस डेवलपर को दिया, तो वो सफ़र करता है। तो अभी जो रिसेंटली रेरा और ऐसी अलग अलग गवर्नमेंट की स्कीम आने से अभी डेवलपर भी प्रेशर रहता है कि ऑन टाइम प्रोजेक्ट कंप्लीट करे, 12 महीने में, 18 महीने में या 2 साल में डिलीवरी करे। तो उससे कंज्यूमर का पैसा भी सिक्योर्ड है, और जिसने एक घर का सपना देखा है कि हाँ मैं कब जाके उस घर में रहूँ, तो उसका सपना भी पूरा होता है। तो ऐसी नीतियों के कारण क्या होता है कि बिल्डिंग फास्ट बनानी होती है, और अगर बिल्डिंग फास्ट बनानी है तो रेडी मिक्स कंक्रीट के अलावा और कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो ये तो आपके लिए अच्छा है पॉलिसी। बिल्कुल, तो मैं वही बोला था, तो ऐसे कुछ पॉलिसीज डेफिनेटली हमको हेल्प करती है। बिल्कुल। बट आज भी कहीं ना कहीं अभी जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री है, आपका पूरा डिपेंडेंसी उसके ऊपर है, और इज नॉट दैट गुड इन सूरत राइट नाउ, इज नॉट इन अ गुड शेप। लोगों, इन्वेस्टर्स को अपना पैसा नहीं मिल रहा है। बिल्डिंग बन तो रही हैं, बट दे आर नॉट इन अ, मतलब वो मेंटेन नहीं हो पा रही है, या फिर उनमें इतने पैसे ना आने के कारण वो उस लेवल पे नहीं है काफी जगहों पे। हो सकता है ये आज टेम्प्ररी एक समय ऐसा चल रहा, दौर चल रहा है जिसकी आप बात कर रहे हो, कि सूरत का डायमंड भी इतना अच्छा नहीं कर पा रहा है। लेकिन किसी भी बिजनेस में एक स्पाइक होता है, बिजनेस कभी पीक पे भी होता है, बिजनेस कभी डाउन पे भी होता है। तो अभी हम उस दौर से गुजर रहे हैं जो इतना अच्छा नहीं है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि सूरत रुकने वाला नहीं है। बिल्डिंग लाइन के अंदर में कहा जाता है कि बहुत सारा, आप तो बहुत नजदीक से देख रहे हो इसीलिए मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ, कि बिल्डिंग लाइन में कहा जाता है बहुत सारा माफियाओं का, नेताओं का पैसा बहुत घुसा रहता है। अच्छा, मैं इस पे तो मुझे तो ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है, और कभी हमें ऐसा मौका भी नहीं पड़ा कि हमें इस तरह का कुछ मालूम पड़े, क्योंकि हमारा काम तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड काम है कि आप परचेज ऑर्डर दो, हम आपको रेडी मिक्स देंगे और आप पेमेंट दो, बस ख़त्म। अभी पैसा नेता का लगा हुआ है या किसी का लगा हुआ है, उससे हमको हमारा पैसा मिलना चाहिए। बहुत ही, आपने बहुत ही चतुराई से इस जवाब को निकाल लिया है। और अच्छा हुआ निकाल लिया, वरना पता चलता मैं बैन हो जाऊंगा या मुझे जेल में डाल देंगे। अभिषेक भैया, आप इतना पॉजिटिव एनी टाइम, मैं तो, सिर्फ अभी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो आपको लास्ट 4-5 साल से जानता हूँ। अ, जब देखे तब आप पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव बातें, ये क्यों नहीं हो सकता, वो क्यों नहीं हो सकता, क्यों नहीं कर सकते, लेट्स ट्राई दिस, लेट्स ट्राई दैट, ये एटीट्यूड आप लाए कहाँ से हो? कंसिस्टेंसी इसकी कैसे मेंटेन होती है? मनीष भाई, मैं आपको बताऊं एक चीज़, कि मुझे ना हमेशा ऐसा फील होता है कि ईश्वर हमेशा मेरे साथ में है, बचपन से लेकर अभी तक। मतलब अगर मैंने कुछ अच्छा करने की कोशिश की, मैंने मेहनत की, मेरी टीम ने मेहनत की, तो ईश्वर हमेशा साथ में रहा है। और इसीलिए आई फील ब्लेस्ड कि मेरे जो कस्टमर्स हैं वो इतने अच्छे हैं, मतलब वो इतना समझते हैं मुझे, मेरे काम को, मेरी टीम को, कि अगर मुझसे कोई गलती भी होती है ना, तो वो बोलते हैं अभिषेक कोई बात नहीं, दे दे मोटिवेट मी कि हो जाएगा। और यही चीज़ हमें ना बहुत मोटिवेट करती है। आई एम सो ब्लेस्ड कि बिल्डर्स का नाम सूरत में इतना अच्छा नहीं, लेकिन मेरे जो बिल्डर्स हैं जिनसे मैं काम करता हूँ, या जहाँ पे हमारा रेडी मिक्स जा रहा है, दे आर रियली गुड। आई एम फीलिंग वेरी ब्लेस्ड कि मुझे ऐसे कस्टमर्स मिले, मुझे ऐसी टीम मिली, और इनफैक्ट मुझे सप्लायर्स भी ऐसे मिले जिन्होंने कभी आज तक मेरा काम रुकने नहीं दिया है। बहुत अच्छा। आर्मिक्स को या फिर अभिषेक टोरी को नेक्स्ट 3 इयर्स या 5 इयर्स के बाद कहाँ देखते हैं? देखिए अभी
जैसे मैंने बोला, वो जो सूरत का जो ग्राफ है अभी थोड़ा सा डाउन टाइम है, तो ये हमारे लिए एक लर्निंग और जो जो हमें कुछ इम्प्रूव करना है आगे बढ़ने के लिए, तो हम उन चीज़ों पे काम कर रहे हैं। हम एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, हम ऐसी टीम बिल्ड कर रहे हैं जो अभी हमारे 5 यूनिट्स हमको नेक्स्ट 10 यूनिट्स पे पहुंचा दे बहुत जल्दी। क्योंकि 10 यूनिट्स को मैनेज करना, जो वर्कफोर्स को मैनेज करना, इतने सारे ट्रक्स, इतनी बड़ी फ्लीट को मैनेज करना, इट इज़ नॉट ईजी टास्क। इसलिए मैं कोई जल्दीबाजी में मैं कुछ नहीं करूँगा, लेकिन एक विज़न है कि जैसे आपने बोला कि हम 100 करोड़ की कंपनी बनाई, तो बहुत जल्दी हम 500 करोड़ की कंपनी बनाएंगे, और ये होके रहेगा। ये ऊपर ईश्वर ने लिखा हुआ है, और सूरज जानता है इस बात को। तो पूरा विश्वास है मुझे मेरी टीम पे, मेरे कस्टमर्स का जो सपोर्ट है, मोटिवेशन है, मेरे सप्लायर्स मेरे साथ हैं, पूरी सोसाइटी मेरे साथ है, आप जैसे फ्रेंड्स हैं, तो हो जाएगा। मनीष भाई, मैं आपको एक बात बताऊं कि मैं ये सब बहुत पैसे के लिए नहीं कर रहा हूँ। ये 100 करोड़, 500 करोड़ अपन जो बात कर रहे हैं ना, तो ये एक नंबर है। और ये नंबर तो शायद एक पैमाना है कि कंपनी को जानने के लिए कंपनी कितनी बड़ी है, छोटी है। लेकिन जब तक ये सब ईश्वर की सेट की भी स्कीम है, अगर वो नहीं चाहेगा ना, तो कुछ नहीं होगा। और ईश्वर उसी को देता है जो उसको उसका काम करने में हेल्प करता है। तो मैं बहुत फिलोंथ्रोपिक, मैं सबको संभाल के रखता हूँ। मैं ईश्वर का ही काम कर रहा हूँ, तो ईश्वर को मुझे देना ही पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली तो मैं उसका ही एम्प्लॉय हूँ। 100% अल्टीमेटली आप ईश्वर अपना ही ईश्वर काम के। बढ़ा रहा है। ये जैसे ही आपने कहा ना कि मैं तो ईश्वर का एम्प्लॉय हूँ, मुझे एक किस्सा याद आया। मेरे जो वन ऑफ द पॉडकास्ट के अंदर मेरे मेहमान आए थे, रोहन मेहता। आप शायद उन्हें जानते जी जी। होंगे। उन्होंने किताब लिखी और उन्होंने अपने को ऑथर का नाम भगवान लिखा है, गॉड। जीओडी, गॉड, यानी बुक का ऑथर कौन और गॉड। उन्होंने कहा कि भगवान लिखवा रहा है, इसलिए मैं लिख रहा था और मैंने लिख लिया। तो फिर वो तो पहला को ऑथर है, मैं तो सेकंड पार्ट हूँ। तो जैसे ही आपने कहा कि मैं तो काम कर रहा हूँ, वो काम करवा रहा है। 6 साल में रेडी मिक्स कंक्रीट में, क्योंकि हम नए थे इस इंडस्ट्री के लिए, हमने स्टडी की थी, हमने सीखा, लेकिन ग्राउंड पे चलाना कैसे चीज़ों को। और मैं बता रहा हूँ मनीष जी, ये इतना इजी नहीं है रेडी मिक्स चलाना। ट्रक बिगड़ गया, ड्राइवर छुट्टी पे है, प्लांट बिगड़ गया, मटेरियल शॉर्टेज है, क्वालिटी इशू हो गया, ट्रैफिक की समस्या हो गई, एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी साइड पे नहीं पहुंची, ये सब होने के बाद पेमेंट में थोड़ा डिले हो गया। तो इतने सारे इफ एल्स बट्स इक्वेशंस हैं, और इस स्केल पे रेडीमिक्स में पहुंचना, इट वाज सो मच चैलेंजिंग फॉर मी। लेकिन बहुत कुछ सीखा है। और आर्मिक्स तो मेरे लिए बच्चे की तरह है, क्योंकि आपने जिसको पैदा किया है, राइट, उसकी ग्रोथ जब आप देखते हो, तो आप खुश होते हो कि हाँ, आपने नाम दिया आर्मिक्स, आपने टैगलाइन दी, आपने कंपनी में यूनिफॉर्म क्रिएट की, सिस्टम्स क्रिएट किए, आपने एम्प्लॉयज़ का मोटिवेशन बढ़ाया, आपने कस्टमर को विश्वास दिलाया कि अगर रेडीमिक्स आर्मिक्स से आएगा, तो आप भूल जाइए कि आपको कोई टेंशन है। बिल्डिंग 100 साल, 200 साल आपको देखना नहीं है। लेकिन इतना सब चलाने के लिए अगर ईश्वर साथ में नहीं हो, तो मुझे नहीं लगता कि अकेला अभिषेक तो ही चला सकता है। तो ईश्वर ने इतनी ताकत भी दी है। एक सवाल मेरे रह गया है कि भगवान ने आपको इतना, आज में एक सूरत के अंदर में नंबर वन पे है, बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी, अल्ट्राटेक जैसी कंपनी मौजूद होते हुए भी आपसे आगे नहीं निकल पा रही है, या आप उन्हें compete करके आगे निकल गए हैं। उसका मेन श्रेय किस चीज को देते हो आप? मतलब क्या ऐसे। बहुत सारी कंपनी, जैसे आपने अल्ट्राटेक का नाम लिया, और अल्ट्राटेक की तरह बहुत सारी कंपनीज हैं, डेफिनेटली उनके भी सिस्टम्स हैं, प्रोसेसेस हैं, दे आर ऑल्सो डूइंग वेल। डेफिनेटली सूरत में हम उन्हें compete कर रहे हैं। लेकिन एक जुनून की बात होती है, एक भावना की बात होती है। आपका हर आदमी ग्राउंड पे जो आपके साथ जुड़ा हुआ है, उसमें कितना जुनून है आगे पहुंचने का। और आपका उद्देश्य क्या है? आपका उद्देश्य है सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा करना, लोगों के लिए अच्छा करना। सिर्फ पैसा कमाना उद्देश्य नहीं है। और मैं आज सिर्फ कंक्रीट नहीं बेच रहा हूँ, मुझे तो एक कंक्रीट एक्सपीरियंस डिलीवर करना है साइट को। वी डोंट ओनली सेल कंक्रीट, वी सेल द प्लेजेंट एक्सपीरियंस। कि कस्टमर के लिए, हमारे कॉन्ट्रैक्टर के लिए, आप देखिए कोई भी लेबर कॉन्ट्रैक्टर, सिविल कॉन्ट्रैक्टर होता है, उसको अगर 12 महीने में प्रोजेक्ट पूरा करना है, और उसको टाइम पे कंक्रीट मिल जावे, तो अच्छा माल मिल जावे, और टाइम पे काम पूरा हो जावे। वरना वही 12 महीने का काम अगर 15 महीने में पूरा होगा, तो पैसा तो उसको बिल्डर से उतना ही मिलने वाला है, लेकिन 3 महीने का जो लेबर वेस्टेज हो गया, वो तो उसकी जेब से गया। तो अच्छा रेडीमिक्स कंक्रीट सप्लायर होने के बहुत सारे फायदे हैं, बिल्डर को भी और कॉन्ट्रैक्टर को भी। तो डेफिनेटली वी आर वर्किंग ऑन दैट। अ, अब आप अपने सपनों के लिए
जहाँ पहुँचना चाहते हैं, उसके लिए क्या ऐसी 3 आदतें आप अपने अंदर लाना चाहते हैं नई, जिससे आपको लगता है कि आप यहाँ से 500 करोड़ या और आगे निकल जाएँगे? या 5 यूनिट से 15 यूनिट तक पहुँच पाएँगे? ऐसी क्या नई 3 आदतें आप में और कंपनी में लाना चाहते हैं, जो मिसिंग है? सबसे पहले तो मैं चाहता हूँ कि पर्सनली मैं खुद अपने में कुछ और डिसिप्लिन लाऊं। जैसे कि मैं सुबह वैसे 5 बजे उठता हूँ, लेकिन मैं थोड़ा और जल्दी उठ के थोड़ा मेडिटेशन करूँ, थोड़ा सा मेरी प्लानिंग को और अच्छा बनाऊँ। मैं बहुत जल्दी एक कंपनी में आर्मिक्स में ओवरऑल सभी यूनिट्स पे ऑफिस पे एक सिस्टम लेके आ रहा हूँ, जहाँ पे सब लोग आके पहले हम लोग अपना दिन प्रेयर से शुरू करें, सब लोग मिलके भगवान की प्रार्थना करें, क्योंकि यही सब चीज़ें जो हमें आगे लेके जाने वाली है, हमको बाइंड एक धागे में बाइंड करने वाली है। कस्टमर का फीडबैक हम ले रहे हैं, उन फीडबैक पे काम कैसे करना। अभी हम इवेंचुअली हर साल कस्टमर को, हर एक कस्टमर को एक एनुअल रिपोर्ट भी देने वाले हैं कि आपने हमको ये काम दिया और सामने हमने आपको कितना बेनिफिट करके दिया इन टर्म्स ऑफ ऑन टाइम सर्विस, आपका काम टाइम पे पूरा हो गया। आज तक मुझे लगता नहीं कि 7 साल में किसी भी साइट पे कोई कैजुअलिटी हुई है हमारे कंक्रीट के कारण। तो वो एक बहुत गर्व का विषय है। वी आर आईएसओ सर्टिफाइड, वी आर क्यूसीआई सर्टिफाइड, हमने काफ़ी सर्टिफिकेशन लिए। तो और अभी नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए मैं सभी इंफ्रा कंपनीज को भी इनवाइट करता हूँ, जो आर्मिक से आगे जुड़ना चाहती है, आर्मिक के साथ टाइप करके कुछ आगे बढ़ना चाहती है। आप आर्मिक से जुड़िए, आर्मिक को मौका दीजिए, हम साथ में काम करेंगे और सूरत की इस कंपनी को हम एक साथ गुजरात लेवल पे नहीं, पान इंडिया पे लेके जाएंगे। भगवान चाहेगा तो ज़रूर ये होगा, उसने लिखा होगा। और आपने कहा ना कि आप तो भगवान के एम्प्लॉयी हैं, तो अब उसे कितना आपसे काम करवाना है वो तो वही जाने। पर ज़रूर और होगा मैं अगर भाग अपन एंड करें उसके पहले मैं दो लोगों को बिल्कुल, वो मेरे पार्टनर है, मेरा छोटा भाई अभिनव। ही इज़ वेरी एनर्जेटिक गाय, बहुत अच्छे रिलेशंस है उसके। तो ही इज़ माई ग्रेट सपोर्ट। माय पार्टनर अंकुर अंकुर उंगटा, ही हिमसेल्फ इज ए डेवलपर। तो जो मैंने बोला कि क्या पेन पॉइंट्स है डेवलपर्स को, तो हम लोग साथ में बैठे, हमने स्ट्रेटेजी बनाई। तो वी ऑल थ्री आर लाइक ए थिंक टैंक। हम सोचते हैं कि कंपनी को आगे कैसे लेके जाना है, कैसे इम्प्रूव करना है। तो एक नया पर्सपेक्टिव मिलता है मुझे अभिनव से और अंकुर से जब मैं बात करता हूँ कि भैया ऐसा करते हैं, वैसा होना चाहिए। तो वी एंजॉय इट। और एज़ एन एंटरप्रेन्योर अब इस थिंक टैंक से क्या नया निकल के आने वाला है इन द अदर इंडस्ट्री? आप कहीं और इन्वेस्टर्स बनने वाले हैं? डेफिनेटली हमारा एक ड्रीम है कि हम एक बहुत जल्दी 2-3 साल में एक एसएमई आईपीओ लेके आएँ, ओके। जिसमें बहुत सारे लोगों को आर्मिक्स में जुड़ने का मौका मिले, और आर्मिक्स को हम कुछ इंफ्रा की तरफ अभी लेके जाएं, क्योंकि हम एक प्राइवेट बिल्डर सेगमेंट में भी बहुत टाइम से काम कर रहे हैं। अभी हम धीरे धीरे कुछ बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनको अप्रोच करके उनके साथ कैसे हम जुड़ सकते हैं, क्योंकि अभी हमने एक कैपेसिटी बना ली है। तो वी नाउ वी आर रेडी टू गेट टू द नेक्स्ट लेवल। और क्या अभिषेक टोरी एंटरप्रेन्योर से एक बड़े सीईओ तक पहुंचेंगे और सीईओ के बाद में शार्क टैंक के अंदर में एक इन्वेस्टर एंजल वो इन्वेस्टर? आपको बताना है मनीष भाई। यू नीड वो टू तो आपका इवेल्युएट। विजन है, आप बताएंगे। विजन डेफिनेटली मैंने बताया कि विजन तो अभी 500 करोड़ का जो नेक्स्ट स्टेप है वो विजन है हमारा। लेकिन 500 करोड़ बोलने में तो बहुत इजी लगता है, लेकिन इट्स चैलेंजिंग। हमें बहुत टाइट रहना है, लेकिन अगर कस्टमर को अच्छा प्रोडक्ट ऑन टाइम मिले तो ये विज़न तक पहुंचना मुश्किल नहीं है, क्योंकि ऐसे बहुत कम लोग हैं सूरत में जो कर पा रहे हैं। सो ये थे अभिषेक टोरी, एक आईटी प्रोफेशनल 12 साल निकालने के बाद किस तरह से मैनेजमेंट से पूरी आईटी दुनिया से सिलिकॉन वैली से निकलकर सूरत की कंक्रीट वर्ल्ड के अंदर में अपना नाम कमाया है। अ, जिस दिल से ये काम करते हैं, जिस पैशन से ये सीमेंट और कंक्रीट को फीलिंग्स देके घर बनाना चाहते हैं, उस भावनाओं के लिए और उसके साथ जुड़े हुए हर इंसान को जैसे वो इंसान देखते हैं, फैमिली देखते हैं, दिस माइंडसेट ऑफ एंटरप्रेन्योर इज अ लर्निंग फॉर मी। और ये मैं आपको देके जाता हूँ कि अगर आप कभी ऐसी एक कंपनी बनाना चाहते हैं, जैसे उन्होंने टाटा से सीखकर अपनी कंपनी को एक इंसानी एथिकल बेस पे बनाया है, तो क्या आप ऐसी एक कंपनी बनाना चाहेंगे? क्या आपके एथिक्स और आपकी कंपनी में इस किस्म की वैल्यूज हैं, जहाँ इंसानों को, लेबर को इंसान बनाकर उनका बर्थडे मनाया जा सके? This is Abhishek Todi for you for now. Thank you. थैंक यू।